तो आज का हमारा जो मुख्य बिंदु रहेगा वो रहेगा फिराक गोरखपुरी। क्या रहेगा? फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी जो है यह हमारी कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी, कक्षा 12 है अनिवार्य हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह है भाग 2। कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह है भाग 2 का अध्याय 9 है। अध्याय 9 है फिराक गोरखपुरी, जिसमें हम पढ़ेंगे फिराक गोरखपुरी की गजलें और रुबाइयाँ। गजलें और रुबाइयाँ, जिसमें हम पढ़ेंगे फिराक गोरखपुरी की गजलें और रुबाइयाँ। फिराक गोरखपुरी जिनका जन्म 1896 ईस्वी में हुआ था। फिराक गोरखपुरी जिनका जन्म 1896 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जैसा कि नाम ही है गोरखपुरी, तो गोरखपुर में। कहाँ हुआ था? गोरखपुर यूपी उत्तर प्रदेश में हुआ था। गोरखपुर में कब हुआ था? 1896 ईस्वी में। निधन हुआ था 1983 ईस्वी में। कब हुआ था निधन? 1983 ईस्वी में। किसका? फिराक गोरखपुरी का। फिराक गोरखपुरी के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि बाकी जो बातें हैं वो हम प्रश्नोत्तर के माध्यम से करेंगे। फिराक गोरखपुरी की जो व्याख्या रुबाइये और गजलें हैं, इनकी व्याख्या हम पहले के वीडियो में कर चुके हैं। अभी हम इनके प्रश्नोत्तर करेंगे। उन प्रश्नोत्तर के माध्यम से हम देखेंगे, हम अपने जो पहली वीडियो देखी है उसके अनुसार हम अपना मूल्यांकन करेंगे कि उसमें से हमने कितना ग्रहण किया और हमारी जो तैयारी है वो कैसी चल रही है। देखते हैं प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 1 हमारे पास है, वो कहता है कि रुबाई उर्दू और फारसी का एक छंद या लेखन शैली है। रुबाई जो है, मैंने क्या कहा, हम क्या पढ़ेंगे? फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ और गजलें। तो रुबाई क्या है? गजलें तो हम सभी जानते हैं, गजल। रुबाई क्या है? रुबाई क्या है? उर्दू और फारसी का एक छंद है या एक प्रकार की लेखन शैली है। उसमें क्या होता है बताइए। पहली, तीसरी और चौथी पंक्ति में काफिया मिलाया जाता है। पहली, दूसरी और तीसरी पंक्ति में काफिया मतलब तुकबंदी मिलाई जाती है। पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में काफिया मिलाया जाता है। दूसरी, तीसरी और चौथी पंक्ति में काफिया मिलाया जाता है। आप देख सकते हैं, देख के अंदाजा लगा लीजिए। एक बार फिर से पुनः आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे ही इस तरह के प्रश्नोत्तर होते हैं वो आपके मूल्यांकन के लिए होते हैं। आप एक संख्या लिख लीजिए या साथ का साथ चलते जाइए। 1 नंबर लिखा और साथ में अपना उत्तर लिख लीजिए। जैसे ही मैं उत्तर बताता हूं उसके बाद आप उस उत्तर को चेक कीजिए। अगर आपका उत्तर सही है तो ठीक है, नहीं है तो उसमें क्रॉस का निशान लगा दीजिए और अंत में उनकी काउंटिंग कर लीजिए कि आपके कितने प्रश्न आए और कितना प्रतिशत आपका सही है। तो आपको अपना मूल्यांकन हो जाएगा कि आपकी तैयारी है वो कैसी चल रही है। इसी के लिए ये तैयार किए गए हैं। प्रत्येक सबसे पहले क्या किया गया है, हमने जो वीडियो बनाई है पाठ्य पुस्तकों से संबंधित, वो वीडियो सभी इस प्रकार है कि सबसे पहले हम कवि का परिचय देते हैं, विस्तार से कवि का परिचय बताया जाता है। उसके बाद उसकी व्याख्या करवाई जाती है, व्याख्या की विशेषताएं बतलाई जाती है और उसके बाद उसके प्रश्नोत्तर बतलाए जाते हैं। तो 3-4 प्रकार से ये कोशिश हो रही है कि आप लोगों के जो अंक है वो ज़्यादा से ज़्यादा आए। तो इसमें क्या है, जो रुबाई उर्दू और फारसी का एक छंद है या लेखन शैली है, उसमें क्या होता है आपको बता देना चाहता हूं कि पहली, दूसरी, उत्तर है इसका स। पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में काफिया मिलाया जाता है। पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में काफिया या तुकबंदी मिलाई जाती है। जो तीसरी पंक्ति है वह पूरी रूप से स्वतंत्र रहती है। जो तीसरी पंक्ति जो है वह पूर्णतः स्वतंत्र रहती है, उसमें तुकबंदी नहीं होती है। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 है, कह रहा है कि तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं। क्या है? उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है। तारे, तारे क्या है? तारे क्या कर रहे हैं? आंखें झपका रहे हैं। और जर्रा जर्रा, कण कण जो है वो सोया हुआ है। तो कौन सा अलंकार है इसमें? आप लोगों को बताना है कि कौन सा अलंकार है। यमक अलंकार है, अनुप्रास है, मानवीकरण है, रूपक है। यमक अलंकार है, अनुप्रास है, मानवीकरण है या रूपक अलंकार है? कौन सा अलंकार है इनमें से? तो एक तरह से जब
तारे आंखें झपकावे हैं। तारे जो है वो क्या है, निर्जीव है। जब निर्जीव पर सजीव का आरोप किया जाता है, या मानवीय क्रियाकलापों का या मानवीय गुणों का जब किसी निर्जीव पर आरोप किया जाता है तो वहां होता है मानवीकरण अलंकार। अतः यहां कौन सा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है। यमक अलंकार में क्या होता है, एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और अर्थ प्रत्येक बार भिन्न होता है। जैसे कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जगर वा पाए बोराए। तो यमक अलंकार जो होता है उसमें एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है। यमक अलंकार में क्या होता है, एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और प्रत्येक बार अर्थ उसका जो भिन्न होता है। अनुप्रास अलंकार में एक वर्ण दो या दो से अधिक बार आता है, वर्ण आता है। और रूपक अलंकार में आरोप किया जाता है, उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ क्या है, मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि तारे हैं उनके आंखें झपका रहे हैं मनुष्य की तरह। आंखें कौन झपकाता है, मनुष्य। तो तारों को मनुष्य के समान आंखें झपकाते हुए दिखाया गया है, और जर्रे जर्रे को सोया जैसे मनुष्य सोता है। तो मानवीय क्रियाकलापों का या मानवीय गुणों का आरोप किया गया है, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है। प्रश्न 3, फिराक गोरखपुरी ने स्वराज्य आंदोलन के चलते किस पद से त्यागपत्र दिया था। फिराक गोरखपुरी ने स्वराज्य आंदोलन के चलते किस पद से त्यागपत्र दिया था। प्रोफेसर के पद से, वो प्रोफेसर भी थे, डिप्टी कलेक्टर के पद से, मुख्यमंत्री के पद से, या शिक्षक के पद से। काफी समय हो गया, इस समय तो आप बता सकते हैं। तो किस पद से दिया था, डिप्टी कलेक्टर के पद से। कब त्यागपत्र दिया था, किसके पद से त्यागपत्र दिया था, डिप्टी कलेक्टर के। कब दिया था ये नहीं बताऊंगा, क्योंकि आगे वाला प्रश्न भी इसी प्रकार का है। आगे देखते हैं क्या कहता है नेक्स्ट प्रश्न। ये कह रहा है कि रह रह तथा छलके छलके में कौन सा अलंकार है। रह रह तथा छलके छलके में कौन सा अलंकार है। रह रह, तो इनमें क्या है, इनका जो रह रह दोनों का एक ही कारण है, छलके छलके इनका भी एक ही अर्थ है। तो जहां समान शब्दों की पुनरावृत्ति होती है वहां कौन सा अलंकार होता है, आप बताइए। यमक अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। कौन सा उत्तर होगा, यमक अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। जहां शब्दों की आवर्ती होती है और अर्थ प्रत्येक बार समान ही होता है, अर्थ भी प्रत्येक बार समान ही होता है, तो वहां कौन सा अलंकार होता है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, पुनरुक्ति प्रकाश। तो उत्तर होगा हमारा द पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। जैसे महादेव वर्मा का है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, पल पल प्रति पल प्रियतम का पथ आलोकित कर। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, पल पल प्रति पल प्रियतम का पथ आलोकित कर। यह है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, क्योंकि रह रह एक ही शब्द दो बार आया और अर्थ प्रत्येक बार समान ही है। ठीक है, तो इसलिए यमक अलंकार में क्या होता है कि जो यमक अलंकार में क्या होता है कि शब्द दो बार आता है लेकिन हर बार अर्थ भिन्न होता है उसका। फिराक गोरखपुरी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। फिराक गोरखपुरी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। गुले नगमा के लिए, गुले नगमा के लिए, बज्म जिंदगी के लिए, रंगे शायरी के लिए, उर्दू गजल गोई के लिए। गुले नगमा के लिए, बज्म जिंदगी के लिए, रंगे शायरी के लिए, उर्दू गजल गोई के लिए। तो जो फिराक गोरखपुरी थे उनकी 3 रचनाएं महत्वपूर्ण मानी जाती है। पहली तो है गुल ए नगमा, दूसरी है बज्मे जिंदगी रंग ए शायरी, और तीसरी है उर्दू गजल गोई। ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी, किसकी, फिराक गोरखपुरी की। गुल ए नगमा, बज्मे जिंदगी रंग ए शायरी, उर्दू गजल गोई, ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी, किनकी, फिराक गोरखपुरी की। और इनको किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं किस रचना के लिए, गुल ए नगमा के लिए। गुल ए नगमा के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। किसको, फिराक गोरखपुरी को। किस पुरस्कार से, साहित्य अकादमी पुरस्कार से। किस रचना के लिए, गुल ए नगमा के लिए।
इनके बारे में अन्य जानकारी इसलिए नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि अगर कोई जानकारी दूंगा तो आगे के प्रश्नों में उत्तर निकल आएगा, इसलिए फिलहाल आपको इतना ही बताना चाहता हूँ। फिराक गोरखपुरी का मूल नाम है सुदेश फिराक गोरखपुरी, रघुपति सहाय फिराक, रघुवीर सहाय फिराक गोरखपुरी, राजेंद्र प्रसाद। फिराक गोरखपुरी का जो नाम था वो क्या था, मूल नाम, फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या था, आपको बता देना चाहता हूँ। फिराक गोरखपुरी का मूल नाम था रघुपति सहाय फिराक। गोरखपुर के होने के कारण इन्हें फिराक गोरखपुरी कहा जाने लगा था। फिराक गोरखपुरी ने स्वराज्य आंदोलन में भाग लेने के लिए डिप्टी कलेक्टर के पद से त्यागपत्र कब दिया? फिराक गोरखपुरी ने स्वराज्य आंदोलन में स्वतंत्रता संग्राम में भी ये प्रॉपर लड़े थे। उस समय के जितने भी लेखक थे, हिंदी साहित्य के अंतर्गत जितने भी लेखक आते हैं, सभी ने बड़े बड़े पदों से स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ी भागीदारी की थी। उसके लिए वो जेल में भी गए थे और उन्हीं में से अपने फिराक गोरखपुरी भी थे जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण इन्होंने बड़े बड़े पदों से त्यागपत्र भी दिए थे और जेल में भी गए थे। तो ये कब गए थे जेल में? फिराक गोरखपुरी ने स्वराज्य आंदोलन में भाग लेने के लिए डिप्टी कलेक्टर के पद से त्यागपत्र कब दिया था? इन्होंने त्यागपत्र दिया था 1918 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में ये डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए थे। 1917 ईस्वी में क्या हुआ था? डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए थे। 1918 ईस्वी में इन्होंने डिप्टी कलेक्टर के पद से त्यागपत्र दे दिया था। डिप्टी कलेक्टर के पद से त्यागपत्र दे दिया था कब? 1918 ईस्वी में। और 1920 ईस्वी में स्वराज्य आंदोलन में भाग लेने के कारण 1920 ईस्वी में स्वराज्य आंदोलन में भाग लेने के कारण ये 1.5 वर्ष की जेल पर भी गए थे। ये 1.5 वर्ष की जेल भी हुई थी इनको 1920 ईस्वी में। ये 3 आंकड़े हमारे सामने रहते हैं। 1917 ईस्वी में कुल आंकड़े मैं आपको बता देता हूं। हमारे पास फिराक गोरखपुरी को जब हम पढ़ते हैं तो मुख्य जो आंकड़ा रहता है वो हमारे पास सबसे पहले रहता है 1896 का, फिर हमारे पास आंकड़ा रहता है 1983 का। ये 2 आंकड़े हैं, ये है जन्म और ये है निधन। उसके बाद हमारे पास आंकड़े आते हैं 1917 का, 1918 का और 1920 का। 1917 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित, 1918 में त्यागपत्र और 1920 में जेल की यात्रा इन्होंने की थी। किन्होंने? फिराक गोरखपुरी ने। चलो आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 9, फिराक गोरखपुरी को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? फिराक गोरखपुरी को साहित्य अकादमी से, ज्ञानपीठ से, सोवियत लैंड नेहरू से, उपयुक्त सभी से। साहित्य अकादमी से, ज्ञानपीठ पुरस्कार से, सोवियत लैंड नेहरू से, उपयुक्त सभी से। तो आपको बता देना चाहता हूं इनको उपयुक्त सभी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। साहित्य अकादमी से 1960 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। किसके लिए? गुले नगमा के लिए। गुले नगमा के लिए उन्हें 1960 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको 1969 ईस्वी में मिला था। कब मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको? 1969 ईस्वी में उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार 1968 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार उनको 1968 ईस्वी में। 1968 ईस्वी में उनको एक और पुरस्कार प्राप्त हुआ था जिसका नाम है पद्म भूषण। 1968 ईस्वी में उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। किसको? फिराक गोरखपुरी को। ये थे प्रमुख पुरस्कार फिराक गोरखपुरी के। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है हमारे पास, अब तुमसे रुखसत होता हूं, आओ संभालो साजे गजल। अब तुमसे रुखसत होता हूं, आओ संभालो साजे गजल। नए तराने छेड़ो, मेरे नगमों को नींद आती है। नए तराने छेड़ो, मेरे नगमों को नींद आती है। ये पंक्तियां किसकी थी? उपयुक्त पंक्तियां हैं। तो साधारण सी बात है भैया, जिसका जिक्र कर रहे हैं वही होगा फिराक गोरखपुरी। क्या नाम था? फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी की थी। क्या थी पंक्तियां? कि अब तुमसे रुखसत होता हूं, अब तुमसे रुखसत होता हूं, आओ संभालो साजे गजल। अब तुमसे रुखसत होता हूं कि आओ संभालो साजे गजल। नए तराने छेड़ो कि मेरे नगमों को नींद आती है। सैल्यूट है भैया फिराक गोरखपुरी को।
फिराक गोरखपुरी से संबंधित असंगत कथन है। फिराक गोरखपुरी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं और इस प्रकार के प्रश्न जब आप हल करोगे तो आपके जो अंक जो है उनमें बहुत अधिक बढ़ोतरी होगी। कहने से तात्पर्य आप अन्य विद्यार्थियों से आगे निकल जाएंगे, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर याद नहीं रखना है हमें, इस प्रश्न की प्रत्येक बात याद रखनी है। किसी भी बात से एक नया प्रश्न बन सकता है, प्रत्येक जो ये वस्तुनिष्ठ दे रखा है प्रत्येक से एक अलग प्रश्न बन सकता है। तो हमें ये पूरी की पूरी बातें याद रखनी है अच्छे से। क्या है, पहला क्या है, फिराक गोरखपुरी से संबंधित असंगत कथन है। फिराक ने परंपरागत भाव बोध और शब्द भंडार उपयोग करते हुए उसे नई भाषा और विषयों से जोड़ा। क्या ये बात सही है या नहीं है? फिराक ने परंपरागत भाव बोध और शब्द भंडार उपयोग करते हुए उसे नई भाषा और विषयों से जोड़ा है। दूसरा है, फिराक ने सामाजिक दुख दर्द को व्यक्तिगत अनुभूति बनाकर शायरी में ढाला है। फिराक ने सामाजिक दुख दर्द को व्यक्तिगत अनुभूति बनाकर शायरी में ढाला है। फिराक ने भारतीय संस्कृति और लोक भाषा के प्रतीकों को जोड़ा है। फिराक ने भारतीय संस्कृति और लोक भाषा के प्रतीकों को जोड़ा है। फिराक ने अपनी काव्य भाषा में तत्सम शब्दावली का सर्वाधिक प्रयोग किया है। तो साथियों, क्योंकि इन्होंने अधिकतर उर्दू में लिखा था तो तत्सम शब्दावली का उर्दू में होना नामुमकिन जैसा है, इसलिए यह जो है यह असंगत है, अतः उत्तर है द। इन्होंने साधारण बोलचाल की या लोक भाषा का ही प्रयोग किया था अपनी काव्य रचनाओं में, इसलिए इन्होंने तत्सम शब्दावली का प्रयोग नहीं किया था। अतः इनके बारे में जब भी बात आती है ऊपर वाले सभी कथन इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण, किसी का भी एक प्रश्न बन सकता है उनमें से, तो ये गौर से आप याद रख लेना इन सबको। ये एक प्रकार की विशेषता है फिराक गोरखपुरी के काव्य की। फिराक ने मीर और गालिब की तरह किस शैली का प्रयोग किया है? फिराक ने मीर और गालिब की तरह किस शैली का प्रयोग किया है? गायन शैली का, संवाद शैली का, व्यंग्य शैली का या वर्णात्मक शैली का? किस शैली का प्रयोग किया है? तो आपको बता देना चाहता हूं कि इनकी तरह इन्होंने संवाद शैली का प्रयोग किया है। संवाद, जिस तरह से वाद संवाद की तरह से, ठीक है ना, इन्होंने अपनी जो रचनाएं की है या कविताएं जो भी गजलें या रुबाइयां जो लिखी है वो संवाद शैली में इन्होंने लिखी है। घर लौट बहुत रोए माँ बाप अकेले में, घर लौट बहुत रोए माँ बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में। घर लौट बहुत रोए माँ बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में। उपयुक्त पंक्तियां हैं, उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं? उपयुक्त पंक्तियां किसकी है? फिराक गोरखपुरी की, मीर की, गालिब की या नजीर की? मीर की, गालिब की या नजीर की? तो किसकी पंक्तियां हैं? फिराक गोरखपुरी की। किसकी पंक्तियां हैं? फिराक गोरखपुरी की। दिव्यता भौतिकता से पृथक वस्तु नहीं है। दिव्यता भौतिकता से पृथक वस्तु नहीं है, जिसे हम भौतिक कहते हैं वही दिव्य भी है। उपयुक्त कथन है, किसका कथन है? कथन है, देखते हैं। दिव्यता भौतिकता से पृथक वस्तु नहीं है, जिसे हम भौतिक कहते हैं वही दिव्य भी है। उपयुक्त कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, फिराक गोरखपुरी। तो यह कथन है, किसका है यह कथन? फिराक गोरखपुरी का। आगामी प्रश्न क्या कह रहा है हमसे? प्रश्न संख्या 15, हिंदी, उर्दू और लोक भाषा, हिंदी, उर्दू और लोक भाषा के जिस अनूठे गठबंधन का प्रयोग फिराक गोरखपुरी ने अपनी रचनाओं में किया, हिंदी, उर्दू और लोक भाषा के जिस अनूठे गठबंधन का प्रयोग फिराक गोरखपुरी ने अपनी रचनाओं में किया, उसे गांधी जी क्या कहते थे? उसे गांधी जी क्या कहते थे? यह अलग से प्रश्न है, आपने ध्यान रखना है। हिंदी, उर्दू और लोक भाषा के जिस अनूठे गठबंधन का प्रयोग फिराक गोरखपुरी ने किया, अपनी रचनाओं में किया, उसे गांधी जी क्या कहते थे? मातृभाषा कहते थे, हिंदुस्तानी कहते थे, खड़ी बोली कहते थे या राष्ट्रभाषा कहते थे? मातृभाषा कहते थे, हिंदुस्तानी कहते थे, खड़ी बोली कहते थे या राष्ट्रभाषा कहते थे? क्या कहते थे? हिंदुस्तानी। क्या कहते थे? हिंदुस्तानी
कहते थे। हमें यह भी ध्यान रखना है, हिंदी, उर्दू और लोक भाषा के जिस अनूठे गठबंधन का प्रयोग फिराक गोरखपुरी ने अपनी रचनाओं में किया है, उसे हिंदुस्तानी कौन कहते थे? उसे हिंदुस्तानी कौन कहते थे? तो कौन कहते थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी उसे हिंदुस्तानी कहते थे। प्रश्न संख्या 16 है। क्या है प्रश्न संख्या 16? फिराक गोरखपुरी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? फिराक गोरखपुरी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? फिराक गोरखपुरी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? कब किया गया था सम्मानित? 1960 में, 1967 में, 1965 में, 1962 में। 1960 में, 1967 में, 1965 में या 1962 में? तो कब किया गया था? 1960 में। किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1960 में? साहित्य अकादमी पुरस्कार से। किस रचना के लिए? गुले नगमा के लिए। किस रचना के लिए? गुले नगमा के लिए। 1969 ईस्वी में उन्हें ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया था। 1969 में ज्ञानपीठ से, 1968 में उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से, 1968 में उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से और 1968 में ही उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। फिराक गोरखपुरी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? उत्तर पहले ही बता चुका हूं मैं, 1969 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था फिराक गोरखपुरी को। 18 नंबर प्रश्न है कि आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी है। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी है, उपयुक्त पद में अलंकार है। चांद के टुकड़े को खड़ी है। चांद के टुकड़े को, चांद का टुकड़ा किसे कहा गया है? चांद का टुकड़ा यहाँ किसे कहा गया है? आंगन में लिए खड़ी है चांद के टुकड़े को। एक माँ जो है वो चांद के टुकड़े को लिए खड़ी है, तो चांद का टुकड़ा किसे कहा गया है? यहाँ बालक को कहा गया है। किसको? बालक को कहा गया है चांद का टुकड़ा। अब क्या हुआ यहाँ? कौन सा अलंकार? क्या पूछा है यहाँ? अलंकार। अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, यमक अलंकार या रूप का अतिशयोक्ति अलंकार? कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, यमक अलंकार या रूप का अतिशयोक्ति अलंकार? तो यहाँ कौन सा अलंकार है? रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। अब रूप का अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है? रूपक में क्या होता है? उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है। उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है, लेकिन वाचक शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है या योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या रहता है? वहां रूपक अलंकार होता है। लेकिन जहां रूपक की अतिशयोक्ति हो जाती है वहां रूप का अतिशयोक्ति अलंकार होता है। रूपक की अतिशयोक्ति से तात्पर्य यह है कि वहां आरोप न होकर उपमान को इस तरह से व्यक्त किया जाता है कि हम उपमान में ही उपमेय को महसूस कर सकते हैं। उपमान में ही चांद का टुकड़ा क्या है? उपमान है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? सीधा हमें ध्यान है कि चांद का टुकड़ा क्या हो सकता है? यहाँ बालक। तो इसे बोलते हैं रूप का अतिशयोक्ति अलंकार। उपमेय पर उपमान का इस प्रकार आरोप करना कि उपमान में ही उपमेय का बोध हो। उपमेय पर उपमान का इस प्रकार बोध करना कि उपमान में ही उपमेय का बोध हो जाए। ठीक है, उपमेय की आवश्यकता नहीं रहती, यहां उपमेय नहीं है। और रूपक में क्या रहता है? उपमेय उपमान दोनों रहते हैं। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है घटा गगन की। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है घटा गगन की हल्की हल्की। उपयुक्त पद में रस की पुतली किसे कहा गया है? रस की पुतली किसे कहा गया है? रस की पुतली किसे कहा गया है? रक्षाबंधन को, बादलों को, मां को या बहन को? रक्षाबंधन को, बादलों को, मां को या बहन को? तो रक्षाबंधन का मतलब तो बहन से ही होता है, इसलिए किसको कहा गया है? बहन को कहा गया है। किसका? रस की पुतली, रस से भरी हुई बहन। भाई के प्रेम से भरी हुई। तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। तेरा सौदा करने वाले, रेखांकित पद का अर्थ है। कौन सा है रेखांकित पद? तेरा सौदा करने वाले। यहां तेरा का अर्थ है किसके लिए आया? तेरा। किसका सौदा करने वाले? नायिका का,
नायिका का, प्रेम का, मदिरा का या संसार का? नायिका का, प्रेम का, मदिरा का या संसार का? उत्तर आएगा प्रेम, बै। उत्तर है बै, प्रेम। 13 अर्थात प्रेम का सौदा करने वाले, जो प्रेम का सौदा करते हैं वो दीवाने हो लेते हैं। दीवाने से तात्पर्य है जिन्हें दीन दुनिया की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता, या दीन दुनिया समाज से कोई फर्क उन पर नहीं पड़ता है, ऐसे लोग कहलाते हैं दीवाने। आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया है, आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया है, बालक ही तो है चांद पर ललचाया है। आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया है, बालक ही तो है चांद पर ललचाया है। पंक्ति के अनुसार बालक क्या लेने की जिद कर रहा है? तो बालक क्या लेने की जिद कर रहा है? चांद लेने की जिद कर रहा है। क्या लेने की जिद कर रहा है? बालक चांद लेने की जिद कर रहा है। उपयुक्त पंक्ति में बताया गया कि बालक जब चांद लेने की जिद करता है तो माँ क्या करती है? उसको आईने में चांद को दिखलाती है, क्योंकि माँ समझ नहीं पाती कि इसको चांद लाकर कैसे दें। बालक तो बालक ही है, जब जिद पर अड़ जाता है तो वह चीज लेकर ही रहता है, और माँ जो रहती है वह उसकी हर इच्छा पूरी करने का प्रयास करती है। तो फिर वह शीशे में उसको चांद को दिखलाती है और उसे कहती है कि देख बेटा, आईने में चांद उतर आया है। इस तरह से वह अपने बच्चे को या अपने बच्चे की जिद जो है वो पूरी करती है और उसको चांद दे देती है। आईने में देख बेटा, आईने में चांद उतर आया है। मोती रोले है, मोती किसे कहा गया है? मोती रोले है में मोती किसे कहा गया है? बालक को, आंसुओं को, बहन को, प्रेम को। बालक को, आंसुओं को, बहन को, प्रेम को। तो किसको कहा गया है? आंसुओं को। आंसुओं को क्या कहा गया है? मोती कहा गया है। नहलाके छलके निर्मल जल से, रेखांकित पद में संधि है। रेखांकित पद कौन सा है? निर्मल। तो निर्मल में, निर्मल जल से, निर्मल में संधि है। यण संधि है, वृद्धि संधि है, विसर्ग संधि है या व्यंजन संधि है? यण संधि है, वृद्धि संधि है, विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? इसमें स उत्तर, विसर्ग संधि है। नी है, धन मल, निर्मल। नी है, धन मल। कौन सी संधि है इसमें? विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है निर्मल में? विसर्ग संधि है। प्रश्न संख्या 24 क्या है? प्रश्न संख्या 24, हम हो या किस्मत हो हमारी, हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला। हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला। हम किस्मत को रो लेवे और किस्मत हमको रो लेवे। हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला। हम किस्मत को रो लेवे और किस्मत हमको रो लेवे। कौन सा अलंकार है? उपयुक्त पद में अलंकार है। उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, मानवीकरण है या अतिशोक्ति है? उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है या अतिशोक्ति अलंकार है? तो बताइए कौन सा अलंकार है इसके अंदर? इसमें कौन सा अलंकार है? तो किस्मत को रोने के समान बताया गया है। किस्मत पर क्या किया गया? रोने के समान बताया गया है। तो आरोप किया गया है। आरोप किया गया किसका? मानवीय गुणों का, मानवीय क्रियाकलापों का आरोप किया गया। जहां मानवीय गुणों का या क्रियाकलापों का आरोप किया जाए वहां होता है मानवीकरण अलंकार। उत्तर है इसका स, मानवीकरण अलंकार। ठीक है, क्या है? मानवीकरण अलंकार। सदके फिराक एजाजे सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज। सदके कि हे फिराक तेरे मैं सदके जाऊं, तूने ये ऐसी आवाज कहां से उड़ा ली। सदके फिराक एजाजे सुखन के कैसे उड़ा ली। सदके, सदके जाऊं मतलब न्योछावर जाऊं, फिराक एजाजे सुकन के कैसे उड़ा ली, ये आवाज तूने कैसे उड़ा ली। इन गजलों के पर्दों में तो ऐसा लगता है कि इन गर्दों के पीछे तो गजलें बोले हैं। किसकी गजलें बोले हैं पूछना चाह रहा है यहाँ। रिक्स्तान में क्या पूछा गया? किसकी गजलें? गालिब की गजलें, मीर की गजलें, अल्ताफ की गजलें। किसकी गजलें बोले हैं? गालिब की, मीर की, नजीर की या अल्ताफ की? किसकी गजलें बोले हैं? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ किसकी। इन गजलों के पर्दों में तो सदके फिराक एजाजे सुकन के कैसे उड़ा ली आवाज। इन गजलों के पर्दों में तो, इन गजलों के पर्दों में तो किसकी? मीर की। किसकी गजलें? मीर की गजलें बोले हैं। सदके फिराक एजाजे सुकन के कैसे उड़ा ली ये आवाज, इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोले हैं। तो
आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। तो मुझे लगता है आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा, और मेरा ये मानना है कि अगर अच्छा लगे तो अधिक शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं।